साल 2034 में कहानी की शुरुआत होती है, जहां पूरा दक्षिण कोरिया एक भयानक वायरस की चपेट में आ चुका है। यह वायरस कोविड-19 से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है और हजारों लोगों की जान ले चुका है। हालत इतने खराब हो चुके हैं कि संक्रमण को दूसरे देशों तक फैलने से रोकने के लिए सेना पक्षियों तक को मार रही है। सड़कों पर लोग खून की उल्टियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पूरे शहर में डर और अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इतने लोग मर चुके हैं कि उन्हें दफनाने तक की जगह नहीं बची। मजबूर होकर सरकार सभी लाशों को स्टेडियमों में जमा करके कचरे की तरह जलाने का आदेश दे देती है। यही इस महामारी का सबसे खतरनाक दौर है। लेकिन आखिर यह सब शुरू कैसे हुआ, इसे समझने के लिए कहानी कुछ हफ्ते पीछे जाती है। हांगकांग में कुछ अवैध प्रवासियों को एक शिपिंग कंटेनर के जरिए दक्षिण कोरिया के बुंदांग शहर में भेजा जा रहा होता है। जांच के दौरान एक अधिकारी देखता है कि कंटेनर के अंदर मौजूद एक आदमी बुरी तरह खांस रहा है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर देता है और कंटेनर को आगे भेजने की अनुमति दे देता है। दूसरी तरफ बुंदांग में किम नाम की एक महिला कहीं जा रही होती है। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी कार एक निर्माणाधीन गड्ढे में गिर जाती है। तुरंत एक रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचती है और कॉन्ग जी नाम का एक आदमी नीचे उतरकर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। किम की जान बचाने के बाद कॉन्ग जी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन किम उसे पूरी तरह नजरअंदाज करके एम्बुलेंस में बैठकर चली जाती है। उसी रात किम कॉन्ग जी को फोन करके उसी एक्सीडेंट वाली जगह पर बुलाती है। कॉन्ग जी ये सोचकर खुश हो जाता है कि शायद वो उसे धन्यवाद कहना चाहती है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि किम ने उसे सिर्फ अपना बैग गड्ढे से निकालने के लिए बुलाया था। ये सुनकर कॉन्ग जी काफी निराश हो जाता है। पहले तो वो मना कर देता है और कहता है कि ये उसके नियमों के खिलाफ है, लेकिन जैसे ही किम वहाँ से चली जाती है, वो अपने एक साथी की मदद से चोरी छिपे बैग बाहर निकाल लेता है। बैग देखते समय कॉन्ग जी को एक पहचान पत्र मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि किम एक डॉक्टर है। तभी बैग के अंदर रखा फोन बजने लगता है। कॉन्ग जी फोन उठाता है और दूसरी तरफ से किम की बेटी मिरी की आवाज सुनाई देती है। थोड़ी बातचीत के बाद वो मिरी से स्कूल के बाहर मिलने के लिए तैयार हो जाता है। उसी समय बियानी और बंग हुन नाम के दो भाई उस कंटेनर के पास पहुंचते हैं, जिसमें अवैध प्रवासी आए थे। कंटेनर खोलते ही वे डर जाते हैं, क्योंकि अंदर लगभग सभी लोग मरे पड़े होते हैं और सिर्फ एक आदमी जिंदा बचा होता है। कंटेनर से बहुत भयानक बदबू भी आ रही होती है। हैरान होकर वे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उस बचे हुए आदमी को अपने ट्रक में बैठा कर ले जाते हैं। जब दोनों में से एक भाई दुकान के अंदर कुछ खरीदने जाता है, तभी वह आदमी मौका देखकर भाग निकलता है। उसका नाम मोन्साई होता है। जैसे ही बियानी बाहर आता है, वो उसे भागते हुए देख लेता है। उसी समय उसका भाई बंग हुन जोर जोर से खांसने लगता है। परेशान होकर वो उसे एक क्लिनिक में ले जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे सामान्य दवा देकर आराम करने की सलाह देता है। लेकिन बंग हुन की हालत लगातार बिगड़ती जाती है। उसकी खांसी रुकने का नाम नहीं लेती और उसके मुंह से निकलने वाली संक्रमित बूंदें आसपास के लोगों तक फैलने लगती हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग जी मिरी से मिलने स्कूल पहुंचता है, लेकिन मिरी भी उससे ठीक से बात नहीं करती। वो बस अपनी माँ का बैग और कॉन्ग जी का बिजनेस कार्ड लेकर वहाँ से चली जाती है। घर लौटते समय कॉन्ग जी एक बस में लोगों को बुरी तरह खांसते हुए देखता है। धीरे धीरे यह वायरस पूरे बुंदांग शहर में फैलना शुरू कर देता है। उधर किम घर पहुंचकर अपना बैग देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो अपनी बेटी को गले लगाकर उसका धन्यवाद करती है, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। तभी अस्पताल से किम को फोन आता है कि वहाँ अचानक इमरजेंसी हो गई है और उसे तुरंत पहुँचना होगा। वो अपनी बेटी मिरी को उसकी दादी के पास छोड़कर जल्दी से अस्पताल निकल जाती है। अस्पताल पहुँचते ही किम देखती है कि वहाँ हर कोई डरा हुआ है। वो तुरंत इमरजेंसी रूम में जाती है, जहाँ बंग हुन की हालत बेहद गंभीर हो चुकी होती है। वो खून की खांसी कर रहा होता है और उसके पूरे शरीर पर लाल धब्बे निकल चुके होते हैं। किम सीनियर डॉक्टर से कहती है कि यह बर्ड फ्लू जैसा लग रहा है, लेकिन वो उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बंग हुन का फोन चेक करते हैं और उसमें कंटेनर वाला वीडियो देखते हैं, जिसमें ढेर सारी लाशें दिखाई देती हैं। तभी उन्हें समझ आता है कि इस वायरस की शुरुआत उसी कंटेनर से हुई थी। इसके बाद वे बियानी से पूछताछ शुरू करते हैं, लेकिन वो कुछ भी बताने से मना कर देता है। अचानक अस्पताल में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। यह देखते ही बियानी घबरा जाता है और लड़ते हुए इमरजेंसी रूम के अंदर घुस जाता है। इमरजेंसी रूम के अंदर पहुंचते ही बियानी देखता है कि उसका भाई मर चुका है। वो अपने भाई की लाश को पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है। इसी दौरान उसके हाथों पर लगा संक्रमित खून कई डॉक्टरों को छू जाता है और वायरस तेजी से फैलने लगता है। कुछ ही देर में सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है। दूसरी तरफ मेरी अपने घर से बाहर निकलती है। तभी एक कार उसे टक्कर मारने ही वाली होती है, लेकिन उसी समय कंटेनर से बचा हुआ आदमी मोन्साई उसकी जान बचा लेता है। मोन्साई बहुत भूखा होता है, इसलिए मेरी उसे खाने के लिए कुछ देती है। बात करते समय मोन्साई उसे बताता है कि वो बीमार है और उससे दूर रहने को कहता है। कुछ ही पलों बाद उसे जोरदार खांसी शुरू हो जाती है और वो मेरी से मदद बुलाने के लिए कहता है। मेरी तुरंत कॉन्ग जी को फोन करती है, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही मोन्साई वहां से गायब हो जाता है। उधर शहर में वायरस हजारों लोगों तक फैल चुका होता है और अस्पताल मरीजों से पूरी तरह भर चुके होते हैं।
जाते हैं। इसी बीच किम कोरिया सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की टीम के साथ उस कंटेनर वाली जगह पर पहुंचती है। वहां सभी लाशों को आग लगाकर जला दिया जाता है, लेकिन कुछ चूहे आग से बच निकलते हैं और शहर की तरफ भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद बड़े डॉक्टरों की एक इमरजेंसी मीटिंग होती है, जिसमें पता चलता है कि ये H5N1 वायरस का एक नया और बेहद खतरनाक रूप है, जो इंसान को सिर्फ 36 घंटों में मार देता है। सभी डॉक्टर सरकार को चेतावनी देते हैं कि शहर को तुरंत बंद करना होगा, नहीं तो ये वायरस पूरी दुनिया में फैल सकता है। दूसरी तरफ कॉन्ग जी मिरी को एक सुपरमार्केट लेकर जाता है। वहाँ दोनों साथ में खाना खाते हैं और धीरे धीरे अपने राज एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं। इसी दौरान दोनों के बीच अच्छी दोस्ती होने लगती है। कुछ समय बाद जब वे सुपरमार्केट से बाहर निकलने वाले होते हैं, तभी अचानक वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। कई लोग खून की खांसी करते हुए जमीन पर गिरने लगते हैं और कुछ लोग वहीं तुरंत मर जाते हैं। उसी समय कॉन्ग जी देखता है कि एक महिला एस्केलेटर से नीचे गिर रही है, तो वह तुरंत उसकी जान बचा लेता है, लेकिन इस भगदड़ में मिरी उससे बिछड़ जाती है। अब वायरस बहुत डरावनी रफ्तार से फैल रहा होता है, इसलिए डॉक्टर और नेता मिलकर पूरे शहर में क्वारंटीन लागू कर देते हैं। डॉक्टर आगे की रिसर्च के लिए सियोल जाने का फैसला करते हैं। जब रिसर्च टीम निकलने की तैयारी कर रही होती है, तब किम उनसे कहती है कि वो अपनी बेटी को ढूंढकर बाद में उनके साथ जुड़ जाएगी। किम तुरंत मिरी को फोन करती है, लेकिन फोन कॉन्ग जी उठाता है और बताता है कि मिरी गायब हो गई है। ये सुनते ही किम बिना समय गवाए सुपरमार्केट की तरफ भागती है। वहाँ पहुंचकर वह देखती है कि हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। लोग दुकानों को लूट रहे होते हैं और आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, जिससे पूरा इलाका दंगे में बदल जाता है। हालात को काबू में करने के लिए सेना को बुलाया जाता है। दूसरी तरफ कॉन्ग जी लगातार मिरी को ढूंढता रहता है और काफी देर बाद आखिरकार उसे ढूंढ लेता है। तीनों किसी तरह शटर बंद होने से ठीक पहले सुपरमार्केट से बाहर निकल जाते हैं। किम कॉन्ग जी से उनके साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो वहीं रुककर बाकी लोगों की मदद करने का फैसला करता है। वो अपनी कार की चाबी किम को दे देता है ताकि वो सुरक्षित वहाँ से निकल सके। इसके बाद कॉन्ग जी और उसका साथी सुपरमार्केट के अंदर फंसे लोगों को बचाने लगते हैं। दूसरी तरफ किम और उसकी बेटी एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और सिक्योरिटी चेक भी पार कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वे आखिरी फ्लाइट में चढ़ने वाले होते हैं, तभी अचानक मिरी को खांसी शुरू हो जाती है। इसी वजह से उन्हें प्लेन में बैठने की अनुमति नहीं मिलती। उसी रात कोरियन आर्मी और KCDC के साथ अमेरिकी सेना भी हालात संभालने के लिए पहुंच जाती है। पूरे शहर में सख्त लॉकडाउन लगा दिया जाता है और सभी लोगों को जबरदस्ती क्वारंटीन कैंप में भेजा जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सियोल में बड़े नेता और मशहूर डॉक्टर एक इमरजेंसी मीटिंग करते हैं। वहाँ फैसला लिया जाता है कि शहर के हर इंसान का टेस्ट किया जाएगा और संक्रमित लोगों को स्वस्थ लोगों से अलग रखा जाएगा। उनकी योजना ये होती है कि जो लोग पूरी तरह स्वस्थ होंगे उन्हें छोड़ दिया जाएगा, जबकि संक्रमित मरीजों को अलग वार्ड में रखकर इलाज किया जाएगा। उधर बुंदांग शहर में किम अपनी बेटी के साथ वापस कैंप पहुंचती है, लेकिन वहाँ हर गुजरते पल के साथ हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे होते हैं। कैंप में चारों तरफ डर और अफरा तफरी फैली होती है। कुछ लोग लगातार खांस रहे होते हैं, जिससे बाकी लोग भी डरने लगते हैं कि कहीं वे भी वायरस की चपेट में ना आ जाएं। तभी किम की नजर मिरी की गर्दन पर पड़े लाल निशानों पर पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद वो उसे जांच करवाने के लिए मेडिकल रूम में ले जाती है। अगली सुबह सरकार के आदेश पर सैनिक ऊंची इमारतों पर चढ़ जाते हैं और सभी पक्षियों को गोली मारना शुरू कर देते हैं, ताकि वायरस दूसरे इलाकों में न फैल सके। इसी दौरान कैंप के अधिकारियों को आखिरकार मोनसाई मिल जाता है। डॉक्टर उसकी जांच करते हैं और देखकर दंग रह जाते हैं कि उसके शरीर ने इस वायरस के खिलाफ खुद ही इम्यूनिटी बना ली है। यही वजह थी कि वो अब तक जिंदा बचा हुआ था। इसके बाद अधिकारी किम से कहते हैं कि वो एंटीबॉडी तैयार करे, क्योंकि इस वायरस के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी उसी के पास है। कई घंटों की मेहनत के बाद किम मोनसाई के शरीर से एंटीबॉडी निकालने में सफल हो जाती है, लेकिन जब वो सुझाव देती है कि इस एंटीबॉडी को सीधे मरीज के शरीर में इंजेक्ट करना चाहिए, तब उसके सीनियर डॉक्टर इसकी इजाजत देने से मना कर देते हैं। बाद में किम चुपके से अपनी बीमार बेटी को उस जगह से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दो कर्मचारी उन्हें पकड़ लेते हैं। वे किम को बताते हैं कि मिरी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अब वे उसे अपने साथ ले जाने आए हैं। ये सुनकर किम पूरी तरह टूट जाती है। उसी समय कॉन्ग जी वहाँ पहुँचता है और अपना नंबर 2066 बताता है, जिसके बाद गार्ड उसे संक्रमित इलाके में भेज देते हैं। कुछ देर बाद कॉन्ग जी का एक दोस्त उसे देख लेता है और वहाँ से भागने में उसकी मदद करता है। दूसरी तरफ किम उस जगह पहुँचती है जहाँ मोनसाई को रखा गया होता है। उसे पता होता है कि सीधे एंटीबॉडी का इस्तेमाल करना नियमों के खिलाफ है, लेकिन अपनी बेटी की बिगड़ती हालत देखकर वो ये जोखिम उठाने का फैसला कर लेती है। किम मोनसाई और मिरी के बीच एंटीबॉडी ट्रांसफर शुरू कर देती है। तभी अचानक गार्ड कमरे के अंदर घुस आते हैं, किम को बेहोश कर देते हैं और मिरी को अपने साथ ले जाते हैं। इसी दौरान कॉन्ग जी देखता है कि गार्ड मिरी को संक्रमित इलाके की तरफ ले जा रहे हैं, इसलिए वो उनका पीछा करना शुरू कर देता है। रास्ते में उसे मिरी का हेडबैंड मिलता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि वो सही दिशा में जा रहा है। कुछ देर बाद वह एक बेहद डरावनी जगह पर पहुंचता है, जहां हजारों संक्रमित लोगों की लाशों को प्लास्टिक में लपेटा
जा रहा होता है। सबसे खौफनाक बात यह होती है कि उनमें से कुछ लोग अभी भी जिंदा होते हैं। तभी कॉन्गजी देखता है कि एक विशाल क्रेन लाशों के ढेर उठाकर स्टेडियम के अंदर बने एक बड़े गड्ढे में फेंक रही है, जहाँ उन सभी को जलाने की तैयारी हो चुकी होती है। कुछ ही देर में आग की भयानक लपटें उन शरीरों को जलाने लगती हैं। तभी अचानक कॉन्गजी को एक मोबाइल की रिंगटोन सुनाई देती है। वह तुरंत उस आवाज को पहचान लेता है। यह मिरी का फोन होता है। वो आवाज की तरफ दौड़ता है और देखकर राहत की सांस लेता है कि मिरी अभी भी जिंदा है। उधर क्वारंटीन कैंप के अंदर एक अधिकारी एक संक्रमित सैनिक को गोली मार देता है। यह देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है और वे कैंप से बाहर निकल आते हैं। बाहर आकर वे कॉन्गजी को किसी जिंदा इंसान को उठाकर ले जाते हुए देखते हैं और तभी उन्हें समझ आता है कि संक्रमित लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है। ये देखकर भीड़ और ज्यादा भड़क जाती है। इस हंगामे के बीच मेडिकल टीम फैसला करती है कि रिसर्च को किसी दूसरी जगह ले जाना होगा। वे किम से भी साथ चलने को कहते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। तभी जाते समय ब्यानी की नजर मोन्साई पर पड़ती है। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए वो उस पर चाकू से हमला कर देता है। दूसरी तरफ किम अपनी बेटी को कैंप में पागलों की तरह ढूंढती रहती है, लेकिन आखिर में टूटकर मेडिकल टीम के साथ वहाँ से निकल जाती है। सियोल में राष्ट्रपति को शहर की हालत दिखाई जाती है। पूरा बुंदांग शहर पूरी तरह तबाह हो चुका होता है। वहाँ मौजूद एक अधिकारी स्नाइडर सुझाव देता है कि सभी संक्रमित लोगों को शहर से बाहर धकेल दिया जाए ताकि वे सीमा पार न कर सके। लेकिन राष्ट्रपति फैसला लेते हैं कि जब तक एंटीबॉडी तैयार नहीं हो जाती, सेना वहीं तैनात रहेगी। राष्ट्रपति का ये फैसला स्नाइडर और उपराष्ट्रपति को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसी बीच मोन्साई बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से मर जाता है और उसके साथ ही एंटीबॉडी बनने की उम्मीद भी खत्म होती दिखाई देती है। जैसे ही उपराष्ट्रपति को यह खबर मिलती है, वो चुपके से सेना को आदेश देता है कि किसी भी नागरिकों को सियोल में घुसने न दिया जाए। इसके बाद सैनिकों और नागरिकों के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। उधर मिरी की हालत अब बेहतर होने लगती है, जिससे साबित हो जाता है कि एंटीबॉडी उस पर असर कर रही है। किम अपनी बेटी से मिलने के लिए दौड़ती है, लेकिन सैनिक उसे रोक देते हैं। तब किम उन्हें बताती है कि उसकी बेटी के शरीर में इस वायरस का इलाज मौजूद है। यह सुनकर एक सैनिक उसे बेस तक ले जाता है और राष्ट्रपति से उसकी बात करवाता है। दूसरी तरफ एक आदमी कॉन्गजी को यह कहते हुए सुन लेता है कि मिरी के खून से एंटीबॉडी बनाई जा सकती है। इसके बाद वो चुपके से उनका पीछा करने लगता है। जैसे ही मिरी अकेली होती है, वो आदमी उसे एक अलग कमरे में ले जाकर उसका खून निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सही समय पर कॉन्गजी अपने दोस्त के साथ वहाँ पहुँच जाता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में कॉन्गजी उस आदमी को मार देता है, लेकिन उसका दोस्त बुरी तरह घायल हो जाता है। इसी दौरान किम राष्ट्रपति को बताती है कि मिरी ने पूरी तरह वायरस को हराकर खुद को ठीक कर लिया है। ये सुनते ही राष्ट्रपति सैनिकों को गोली चलाना बंद करने का आदेश देते हैं, लेकिन स्नाइडर उनकी बात मानने से इनकार कर देता है और फायरिंग जारी रखने को कहता है। कुछ देर बाद किम बॉर्डर पर पहुंचती है और देखती है कि मिरी संक्रमित लोगों के बीच खड़ी है। वह तुरंत अपनी बेटी की तरफ दौड़ती है, लेकिन जैसे ही वह कंटेनमेंट लाइन के पास पहुंचती है, उसे गोली मार दी जाती है। सैनिक दोबारा गोली चलाने ही वाले होते हैं कि तभी मिरी दौड़कर अपनी माँ को ढक लेती है और रोते हुए कहती है कि गोली मत चलाओ। यह दृश्य देखकर सैनिकों का दिल पिघल जाता है और धीरे धीरे सभी लोग बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ स्नाइडर एयर स्ट्राइक का आदेश दे देता है। अब राष्ट्रपति खुद सामने आते हैं और आदेश देते हैं कि अगर कोई भी फाइटर प्लेन बुंदांग में घुसने की कोशिश करे तो उसे तुरंत गिरा दिया जाए। हालात काबू में आने के बाद राष्ट्रपति लाइव आकर लोगों से वादा करते हैं कि सभी को बचाया जाएगा। इसके बाद मिरी का खून वैक्सीन बनाने के लिए सियोल भेज दिया जाता है, जबकि किम और कॉन्गजी वहीं रुकते हैं। कुछ घंटों बाद घोषणा की जाती है कि वैक्सीन सफलतापूर्वक तैयार हो चुकी है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मुझे आपका सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप सबके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लाती रहूं। तब तक के लिए बाय।